नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 4 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो तुर्की है, जो जिसका आधा पार्ट यूरोप में है और आधा पार्ट एशिया में है। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे और इसके दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है, चाहे वो यूरोपियन साइड से हो या फिर मेडिटेरियन सी से या फिर एशियन कॉन्टिनेंट से। ये सभी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो 2023 में कल नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें पियरे ऑगस्टिनी, फेरिस क्राउसिस और एनी एल हुलियर, इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह जो अवार्ड दिया गया है उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया गया है जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेजी से घूमता रहता है। तो उसके जो 1 सेकेंड होता है उसका 10⁻18, उस क्षण में अगर हम इलेक्ट्रॉन पे एक रैपिड स्पॉटलाइट डालते हैं, ठीक है, तो उसी की खोज की गई जिसको कहा जाता है एटो सेकेंड। एटो सेकेंड याद रखिएगा, ये सेकेंड का 10⁻18 है, याद रखिएगा। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो mRNA के क्षेत्र में, अभी अभी मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इस mRNA के खोज में कितनी समस्याएं हुई और ये नोबेल पुरस्कार तक के सफर को कैसे तय किया, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये एडिटोरियल में है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है कि मीडिया निकायों ने न्यूज क्लिक सर्च की आलोचना की और इसे स्वतंत्र मीडिया को मुंह बांधने, जिस तरह से जानवरों का मुंह बांधा जाता है, मुंह बांधने का प्रयास किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया लोगों का द्वारा। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है तुर्की। तुर्की जो है यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जो है अंकारा, याद रखिएगा। इसकी मुख्य भाषा जो है तुर्की भाषा है। ये संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यह संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। इसकी एक विशेषता है कि यह धर्मनिरपेक्ष है, जहां मुस्लिम बहुल लोग हैं, और ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और इसके एशियाई भाग को अनातोलिया कहा जाता है, ये याद रखेगा। इसके एशियाई भाग को अनातोलिया कहा जाता है और यूरोपीय अंश को थ्रेंस कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसको मैप में देख लेते हैं। ये इसकी राजधानी है, जैसे कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, उसके साउदर्न क्षेत्र में तो साइप्रस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड रखता है। यहाँ पे ग्रीस का क्षेत्र है जो साउथ वेस्ट में है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में देखिए बुल्गारिया है। उसके बाद इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है। ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्री होते हैं इसको बर्गर टी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद किया जाता है। जी मतलब जॉर्जिया होता है, आर मतलब रसिया, टी मतलब टर्की। उसके बाद इसके साउदर्न क्षेत्र में सीरिया भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके मतलब सराउंडिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि इसके ईस्टर्न साइड में ईरान है, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट साइड में रूस है। रूस का डायरेक्ट टर्की के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जबकि ईरान का डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होता है टर्की के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको एक और मैप में देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो यूरोप का क्षेत्र है इसको थ्रेस कहा जाता है, और ये जो पूरा का मैक्सिमम क्षेत्र जो है इसका वो एशिया में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तांबुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। अब इसमें कुछ हम लोग गल्फ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा है, बेस्पोरस स्ट्रेट है, उसके बाद अर्जियन सी है, सी ऑफ क्रेट है, उसके मेडिटेरियन सी है, साइप्रस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं उसे याद रखिएगा। सकारा एक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ माउंटेन है, पॉन्टिक माउंटेन। ठीक है, लेक वान तो बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तुरुस माउंटेन है, उसके बाद अनाटोलियन प्लेट्यू है, तो ये कुछ चीज़ें याद है। लेक टूज, ठीक है, लेक टूज भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ से लगातार सवाल आते रहते हैं। हर एक प्रकार के जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं अलग अलग, वहाँ पे कभी ना कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में यहाँ पे 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है इनका नाम जो है वो है
पियरे ऑगस्टीन और फेरेंस क्राउसम और फेरेंस क्राउसज और एनी हल हुलियर, ये तीनों याद रखिएगा, जिन्हें 2023 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो रैपिड गति में जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसको स्पॉटलाइट में लाने के लिए, चेक करने के लिए एक एटो सेकेंड, जिसे 10⁻⁻⁻⁰ आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे कहा गया है। ठीक है, ये 3 लोग हैं जिन्हें प्राइज कितना मिला है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन पर शोध के लिए पियरे ऑगस्टीन, फेरेक क्राउस और एनी हेल हुलियर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। लाइट के इस मॉडल संपादन का उपयोग परमाणुओं और पौधों के अंदर क्या होता है इसके लिए प्लांट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही जाती है। फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर, तो यही सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दी गई है। ठीक, तो इसमें राइटर के द्वारा आगे कहा जाता है कि नोबेल प्राइज 2023 इन फिजिक्स अवार्डेड टू, इन्हीं लोगों का नाम दिया गया है। उसके बाद लॉरेंस द्वारा इस दशक तक किए गए शोध में उन छात्रों की जांच की गई जो इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं। ठीक है, उनका पालन पोषण करना पहले असंभव था। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इतना रैपिडली, उसको पहले ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एटो सेकेंड में इसको जो ट्रैक किया गया है यहाँ पे स्पॉटलाइट के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। यह नई तकनीक यह संकेत और नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामग्री में कैसे व्यवहार किया जाए। 10 दिसंबर को समारोह में, 10 दिसंबर को इन लोगों को ऑफिशियली प्राइज दिया जाएगा। तो 10 दिसंबर को समारोह में पुरस्कार विजेताओं को उनके पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार उसकी इच्छा के अनुसार ओस्लो में दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में होता है वो ओस्लो क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो स्कॉट होम में दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है अपने प्रयोग के माध्यम से इस वर्ष के पुरस्कार जो है वो विजेताओं ने प्रकाश के ऐसे चरण बनाए हैं जो इलेक्ट्रॉन की अत्यंत तीव्र गति के स्नैपशॉट के लिए काफी छोटे समय में इसे ट्रैक करने में सक्षम हो गए हैं। थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स दिस ईयर्स लॉरेट्स हैव क्रिएटेड फ्लैश ऑफ लाइट दैट आर शॉर्ट एनफ टू टेक स्नैपशॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम लोग फोटोज भी खींचते हैं ना, इसमें भी बहुत ज्यादा नवाचार आएगा, अपडेशन आ जाएगा इसके कारण। जो एक्सट्रीमली रैपिड मूवमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, उसे भी हम ट्रैक करने में, स्नैपशॉट लेने में कामयाब हो गए। ठीक है, इसी तरह का ये जो है वो एटो सेकेंड का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। जैसे 1 सेकेंड में 1/1000 करते हैं, उसके बाद 1/1000, उसका 1/1000, तो इसी तरह 10⁻⁻18 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 1-2 दिन पहले मिला है mRNA को मेडिसिन के क्षेत्र में कोविड वैक्सीन बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023, तो इसी के बारे में कहा जाता है। जो इसमें समस्याएं, कोविड जैसे इतने बड़े त्रासदी के समय में इन लोगों ने जो mRNA पे इतना रिसर्च किया और क्या क्या समस्याएं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये एडिटोरियल में है, जिसके राइटर हैं वासुदेवन मुकुंद। ठीक है, तो इसमें राइटर कहते हैं कि mRNA कोविड टीकों के लिए नोबेल को लेकर बहुत परेशान थी। तो इसी में कहा जाता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया कैटालिन कारिको और ड्रू बीशमैन, तो ये दोनों को दिया गया, जिन्होंने mRNA वैक्सीन तकनीक विकसित करने के लिए दिया गया उन्हें, जो कोविड-19 महामारी के दौरान में इतिहास के सबसे तेज वैक्सीन विकास कार्यक्रम की नींव थी। ठीक है, इसी कारण इन्हें दिया गया। लेकिन आगे मैं इसे बताऊंगा प्रमुखता से कि इसमें जो ये जो रिसर्च किए थे उसका पेटेंट नहीं कराया, और उसके बाद इन्होंने बहुत से जरूरतमंद देशों को प्रोवाइड भी कराया और गरीब देशों को बहुत ही आसानी से दिया, उपलब्ध कराया और बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराया, जिससे कि जो इसका स्प्रेड है कोविड-19 का वो नियंत्रित हो सके। तो इसके कारण भी इसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। ठीक है, सिर्फ पैसे के लिए रिसर्च नहीं किए गए। ठीक है, ये मानव कल्याण के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है,
इसके लिए भी इसे नोबेल दिया गया। तो पुरस्कार उस कार्य को स्वीकार करते हैं जिसने मतलब सभी मानव जाति के लिए लाभ पैदा किया है। लेकिन अगर हमें इस मानक तक वैज्ञानिक उपलब्धियों को बनाए रखने के बारे में सख्त होना पड़ा, तो कोविड-19 महामारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले mRNA टीकों का सबसेट इसे पूरा नहीं कर पाता। जो mRNA का पहले का जो टीका था वो इसे पूरा नहीं कर, जो पहले का संस्करण था वो इसे पूरा नहीं कर पाता। इसके बजाय उसकी जीत में हम उस दुनिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिसमें विज्ञान है और सभी मानव जाति के लिए वास्तव में क्या महत्व निभाया ये mRNA वैक्सीन। ठीक है, आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं सार्वजनिक धन एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक फंड्स, मतलब कि ये जो रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करते हैं और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सरकार के पैसे लगे रहते हैं, जो कि एक टैक्स पेयर मतलब कि उस क्षेत्र के, उस राज्य के, उस देश के नागरिकों के पेड होते हैं पैसे। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है जब हम नागरिकों के पैसे से ही अगर इतने बड़े बड़े रिसर्च किए जाते हैं तो उसके बाद ये कंपनियां पेटेंट क्यों करा लेती है। यहाँ पे यही बातें यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि डॉक्टर कारिको और डॉक्टर बीशमैन ने 1990 के दशक के अंत में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में mRNA प्लेटफॉर्म पर एक साथ कार्य करना शुरू किया 1990 से ही। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, 1990 के दशक से ही ये दोनों एकजुट होकर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कार्य करने लगे थे। उसके बाद विश्वविद्यालय ने अपने पेटेंट को mRNA रियोथेरेप्यूटिक्स को लाइसेंस दिया। यहाँ पे कहा जाता है कि mRNA रियोथेरेप्यूटिक्स को वहाँ पे लाइसेंस दिया, जिसने उन्हें सेल स्क्रिप्ट को सब लाइसेंस दिया। ठीक है, किसके लिए दिया? जिसने टू मॉडर्ना एंड बायोनटेक फॉर $75 मिलियन ईच, मतलब कि दो चीजों के लिए $75 मिलियन ईच पेटेंट करने के लिए लाइसेंस में दिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर कारिको 2013 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में बायोनटेक में शामिल हुई और कंपनी ने 2020 में कोविड-19 के लिए अपना mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए फाइजर को भी सूचीबद्ध किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फाइजर था। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन था फाइजर। ठीक है, इसे बनाने के लिए भी इन्होंने टीम में शामिल हुए। उसके बाद अधिकांश जो यहाँ पे कहा जाता है कि मच ऑफ द नॉलेज दैट अंडरपिन मोस्ट न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन इज अनअर्थड एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक फंड्स। अधिकांश नई दवाओं और टीकों का जो आधार होता है, जो ज्ञान है, वह सरकारों और सार्वजनिक धन की कीमत पर खोजा गया है। दवा के विकास का यह हिस्सा अधिक जोखिम, और ये मतलब कहा जाता है कि दवा के विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही लंबी होती है और बहुत ही खर्चीली होती है। एक एक दवा के रिसर्च के लिए बहुत ही लंबा समय लगता है, कभी कभी तो 3-4 पीढ़ियां लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब वैज्ञानिक शरीर के भीतर संभावित जैव आणविक लक्षणों, मतलब कि साइंटिस्ट आइडेंटिफाई पोटेंशियल बायोमोलिकुलर टारगेट्स विद इन द बॉडी ऑन विच अ ड्रग कुड एक्ट इन ऑर्डर टू मैनेज। समझे, मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि दवा के विकास का यह हिस्सा अधिक जोखिम और लंबा है जब वैज्ञानिक शरीर के भीतर संभावित जैव आणविक लक्षणों की पहचान करते हैं जिन पर दवा किसी विशेष बीमारी का प्रबंधन करने के लिए कार्य कर सकती है, इसके लिए उपयुक्त है। इसके बाद उपयुक्त रासायनिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है। ठीक है, मतलब कि फॉलोड बाई आइडेंटिफाइंग सुटेबल केमिकल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें द कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स ऑफ दिस फेज आर 1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन से $2.5 बिलियन या बहुत सारे सेवरल डिकेड्स लगते हैं। तो इस चरण की लागत और समय का अनुमान क्रमशः इस तरह से लगाया जा सकता है कि $1 बिलियन या फिर $2.5 बिलियन के बीच में यहाँ पे खर्च आ जाता है और लगभग कई दशकें इसकी खोज में लग जाती है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरह से इन्हें नोबेल पुरस्कार तक का जो समय था, वो रास्ता था, कैसे इन्होंने तय किया। तो कंपनियां बाद में इन संस्थानों का विपणन और व्यावसायीकरण करती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कंपनी सब्सिक्वेंटली कमोडिटाइज्ड एंड कॉमर्शलाइज दीज एंटिटीज रैंकिंग इन मिलियंस इन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे यही बातें कही जाती है, रिसर्च तो गवर्नमेंट कराती है अपने पैसे से, लेकिन बाद में जो कंपनियां से ये लोग नेक्सस बना के, ठीक है, उसके बाद फिर इसे मुनाफा कमाने के लिए कॉमर्शलाइज कर देते हैं, जो कि लोग की पहुंच के लिए कठिन हो जाता है। जो गरीब देश हैं उन तक पहुंच कठिन हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि कंपनियां बाद में इन संस्थानों का विपणन और
व्यवसायीकरण करती है, लाखों का मुनाफा कमाती है और आमतौर पर उन्हीं लोगों की कीमत पर जिसने कर दिए, मतलब कि टैक्स पेयर ने मौलिक अनुसंधान को वित्त पोषित किया था, मतलब कि जो उसके बेसिक जो रिसर्च थे उसके लिए हम टैक्स पेयर गवर्नमेंट्स ने पैसे दिए थे। यहाँ पे कहा जाता है हुज टैक्सेस फंडेड द फंडामेंटल रिसर्च। तो दवा और टीका विकास के इस मॉडल के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए, विशेष रूप से उस नवाचार के बारे में जो इसे बढ़ावा देता है और अंततः प्रतिस्पर्धा जो कि कीमतें कम करती है लेकिन हम उपभोक्ताओं पर सरकारें सहित और लाभ पर लगाए जाने वाले दोहरे खर्च, ठीक है, एक तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद टैक्स के से ही हमारा दवा बन रहा है, उसके बाद फिर से हम दवा खरीद रहे हैं और उसमें फिर से टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यही कहा जाता है दोहरे खर्च से इनकार नहीं कर सकते हैं। यह उत्पादन का विकास और निर्माण करने वाली कंपनियों के बीच खोजपूर्ण रवैया पैदा करता है, मतलब कि प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड, ठीक है, इसी को कहा जाता है खोजपूर्ण प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड। तो एक बार जब मॉडर्ना और फाइजर ने अपने mRNA कोविड-19 टीका का उत्पादन शुरू कर दिया तो वे उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश में, यहाँ पे कहा जाता है वंस मॉडर्ना एंड फाइजर बिगिन प्रोड्यूसिंग देयर mRNA कोविड-19 वैक्सीन दे वेर ऑल्सो मायर्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, टू मेक श्योर दे हैड मोर देन एनफ फॉर देमसेल्फ। यहाँ पे कहा जाता है कि ये लोग जब से निर्माण करने लगे तो बेचने से पहले ये सुनिश्चित किए कि निर्माताओं को उनके पास बाकी दुनिया में निर्यात करने की अनुमति देने से पहले उनके पास खुद के लिए पर्याप्त वैक्सीन हैं कि नहीं, खुद नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन हैं कि नहीं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। और मूल्य निर्धारण और दायित्व पर लंबी बातचीत के कारण अन्य देशों में इसका उपयोग भी जटिल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें वार्तालाप की गई, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है एक्सपोर्ट देम to the rest of the world. Their use in other countries, including India, were also complicated by protracted negotiation, मतलब पैसे के लिए ओवर प्राइसिंग एंड लाइबिलिटी। इसी के कारण ये दूसरे देश में उतना ज्यादा नहीं फैल पाई जितना भारत के वैक्सीन दूसरे देशों में गई, ठीक है। आगे यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कोवैक्स यह सुनिश्चित करने का कार्यक्रम कि गरीब देशों अपनी निम्न क्रय शक्ति का शिकार न बने और उनके पास mRNA टीकों का पर्याप्त भंडार हो, अपने लक्ष्य से बहुत कम रहा। तो यही बात कहा जाता है जो कोवैक्सीन रहा जो भारत का, यह सुनिश्चित करने में सफल रहा जो लोग गरीब देश है जिनकी क्रय शक्ति जो है वो बहुत ही कम है, वे भी mRNA टीका को पर्याप्त भंडारण करने में सफल रहे, परंतु वो पूर्णतः अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। भारत, रूस और चीन ने अपनी टीका की अरबों खुराकें निर्यात की, ठीक है, लेकिन उसके प्रयास इस चिंता से भी घिरे हुए थे कि विनिर्माण क्षमता भारत के मामले में और रूस और चीन में गुणवत्ता से अधिक हो गई थी। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है बट देयर एफर्ट्स वेयर ऑल्सो बीसाइड्स बाय कंसर्न दैट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी had been overestimated in India's case and over quality in Russia's and China's case में, ठीक है। तो हम लोग जरूरत से ज्यादा उत्पादन किया। ऐसी खबरें आती है कि अफ्रीका के कई देशों में लाखों वैक्सीन खुराकें फेंकनी पड़ी क्योंकि उन्हें उनकी समाप्ति, मतलब कि एक्सपायर्ड, ठीक है, उन्हें उनकी एक्सपायर हो गई थी बहुत बड़ी संख्या में, तो उन्हें फेंकनी पड़ी। लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों से जो एक्सपायर्ड वैक्सीन थी उसका भी उपयोग करने के लिए कहा जिससे कि जो गरीब देश हैं उनको सुरक्षा मिल सके कोविड-19 से, ठीक है। लेकिन इस तरह के कार्य में सामुदायिक भागीदारी और जोखिम संचार का मौजूदा आधार माना गया जो इनमें से कई देशों में अनुपस्थित थी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिड अर्ज दिस कंट्री टू यूज द एक्सपायर्ड डोज बट सच अ टास्क pursued an existing base of community engaged and risk communication which was absent in many of the country। तो यही बातें यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। तो अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे कोर्बेवैक्स, ठीक है। कोर्बेवैक्स के बारे में कहा जाता है जिन्हें अभी मेडिकल में नोबेल पुरस्कार मिला है। डॉक्टर कोरियन कहते हैं कि ने जिन रास्तों का अनुसरण किया उनका एक उदाहरण कोर्बेवैक्स है। तो ये कोर्बेवैक्स इन्होंने उपयोग किया था डॉक्टर कारिको, जिन्हें अभी मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कहा जाता है कि वाइलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन हडसन और टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने इन
प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन को विकसित किया और इसे विनिर्माण के लिए भारत के बायोलॉजिकल, यहाँ पे कहा जाता है, और इसके विनिर्माण के लिए भारत के इंडियाज बायोलॉजिकल ई फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका उपयोग किया। उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। तो यही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि कॉर्बोवैक्स थी जो निर्माण तो करवाया गया लेकिन इसका पेटेंट नहीं किया, जिससे कि ये सस्ते दामों में उपलब्ध हो पाई। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कही जाती है कि उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। फरवरी 2022 में टेक्सास के राजनेता लिजी फ्लेचर ने वैक्सीन के डेवलपर्स को पेटेंट सीमा के बिना दुनिया के लोगों के लिए कम लागत की कोविड वैक्सीन विकसित करने और वितरित करने के काम के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने का भी पत्र लिखा था। तो यहाँ पे वही बात कही जाती है कि ये शांति का भी पुरस्कार पाने के लिए भी हकदार थे, इसके लिए भी इनका एप्लीकेशन आया था। तो संयुक्त राष्ट्र में केनिया के राजदूत मार्टिन किमानी ने अत्यंत आवश्यक नैतिक और वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए डेवलपर्स की सराहना की। तो आगे यहाँ पे कहा जाता है कि हम अपने वैज्ञानिकों को उनके काम से लाभ कमाने की कोशिश के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो बहुत समय तक वो एक अलग ही दुनिया में रहकर कोई नई चीज का खोज करते हैं, जिससे कि जो आम लोगों की तुलना में उनका जीवन बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम उन्हें लाभ कमाने से दोषी नहीं मान सकते। कोविड-19 महामारी के दौरान mRNA वैक्सीन की कहानी ने उनकी ओर से परोपकारिता पर एक असाधारण प्रीमियम प्रकाश डाला है। ठीक है, यहाँ पे वही बातें कही जा रही है कि वी कैनॉट ब्लेम आवर साइंटिस्ट फॉर ट्राइंग टू प्रॉफिट from their work. The mRNA vaccines story during the COVID-19 pandemic simply placed an extraordinary premium on altruism on their part. वही बातें कही जा रही, बहुत ही सराहनीय कार्य किया था उन लोगों ने मानव के कल्याण के लिए, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, तो महामारी के दौरान तकनीक से सभी को फायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इतिहास को याद रखना चाहिए कि महामारी के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, और 2023 मेडिसिन नोबेल दावा अलग तरीके से हुआ। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है कि ये दोनों के लिए दावेदार हो सकते थे, वो एक mRNA के लिए भी और शांति पुरस्कार के लिए भी। बहुत ही सराहनीय कार्य किया जो उन्होंने अपना जो कॉर्बोवैक्स है उस पर पेटेंट नहीं करवाया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, खासकर कॉर्बोवैक्स याद रखिएगा और करिको का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था जो खास के mRNA और कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित है, जिन्हें अभी नोबेल मिला है। ठीक है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड है, इसे आप देख लीजिए, वही चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अगला आर्टिकल है, मीडिया निकायों ने न्यूज क्लिक, यहाँ पे न्यूज क्लिक सर्च की आलोचना की है और इसे स्वतंत्र मीडिया को मजल, मतलब कि मुंह बंद करना, जिस तरह जानवरों का मुंह बंद किया जाता है जाल लगाकर, उसी तरह से कहा जाता है कि मीडिया बॉडी स्लैम्स न्यूज क्लिक सर्च, कॉल इट अटेम्प्ट टू मजल फ्री मीडिया, मतलब कि मीडिया का जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है ये न्यूज क्लिक के द्वारा। तो इसमें राइटर क्या कहते हैं कि हम सरकार को याद दिलाते हैं कि एक स्वतंत्र मीडिया के महत्व के बारे में, और उससे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि चौथे स्तंभ का सम्मान, पोषण और सुरक्षा की जाए। ठीक है, यहाँ पे वही बात की जा रही है कि रेस्पेक्ट, नर्चर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मीडिया निकायों ने मंगलवार को न्यूज क्लिक समाचार पोर्टल से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर मुंह बांधने का एक प्रयास बताया है और उन पत्रकारों के साथ एकजुटता व्यक्त की जिनके परिसरों की तलाश की जा रही है, मतलब कि जिसके घर में रेड डाले गए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आगे बढ़ा, द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसने मांग की कि सरकार को मामले का विवरण सामने लाना चाहिए और जो भी खोज की जा रही है उसके खिलाफ एक सहज विरोध बैठक किया जाए। ठीक है, इसी पे ट्विटर पे कहा गया कि बैठक में मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई पत्रकार संगठनों द्वारा विरोध जारी रखने का संकल्प लिया गया है। तो आगे यहाँ पे कहा जाता है द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया EGI की कार्यकारी समिति ने एक बयान जारी कर वरिष्ठ पत्रकारों के आवासों पर तलाशी पर चिंता व्यक्त की। उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण, यहाँ पे जो मामला था मुख्यतः शुरुआत में ही था। ठीक है, जो मीडिया निकायों ने मंगलवार को न्यूज क्लिक समाचार पोर्टल पे जो न्यूज आ रहा था, तो
इसको बंद कर दिया गया। उसी के कारण ये कहा जा रहा है कि हमारे न्यूज का अपमान है, ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता का वायलेशन हो रहा है। तो आगे कहा जाता है कि उनके लैपटॉप्स और मोबाइल्स और अन्य उपकरण को जब्त किया गया पुलिस के द्वारा। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों को कथित तौर पर पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि तलाशी व्यापक रूप से की गई है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे आगे कहा जाता है कि यह देखते हुए कि पुलिस की कार्रवाई कठोर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक सद्भाव में व्यवधान से संबंधित अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज। बात वहां पे न्यूज सर से संबंधित है, लेकिन पुलिस ने क्या क्या मामला दायर किया, तो गैर कानूनी गतिविधियां, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक सद्भावना पे व्यवधान डालने के और अन्य इसके तहत एफआईआर दर्ज किए गए। ईजीआई ने कहा, जबकि हम मानते हैं कि वास्तविक अपराध होने पर कानून को अपना कार्य करना चाहिए, शामिल है कि उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ईजीआई ने कहा कि विशिष्ट अपराधों की जांच में कठोर कानूनों की छाया के तहत डराने धमकाने का सामान्य माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति और आलोचनात्मक आवाज उठाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हम सरकार को एक सक्रिय लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया के महत्व की याद दिलाते हैं। यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है देश का और उसके सम्मान, पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और इसे धूमिल न करे। आगे राइटर कहते हैं कि इस समाचार पोर्टल द्वारा श्रमिकों और किसानों के मुद्दे को दिए गए कवरेज के बाद सरकार स्पष्ट रूप से न्यूज क्लिक को निशाना बना रही है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे जो समाचार पोर्टल है श्रमिकों और किसानों के मुद्दे पर कवरेज दिया, उस पर संबंधित न्यूज दिया गया, तो इसी पे सरकार ने इसको बैन करने की बात की। तो हमारा मानना है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने का केंद्र का एक और प्रयास है। तो दुर्भाग्य रूप से सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यही बातें यहाँ पे कही गई है। तो मुख्य बातें वही थी कि जो इनका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे धूमिल नहीं किया जा सकता और मीडिया जो है वो चौथा पिलर है हमारा डेमोक्रेसी का, तो इसे भी ध्यान रखना चाहिए, इसके सम्मान, रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, इसको सुरक्षा सुनिश्चित कराना चाहिए। आगे यहाँ पे कहता है, डिगी पग ने अपने बयान में कहा कि समाचार पेशेवरों के खिलाफ पुलिस की यह समन्वित कार्रवाई स्पष्ट रूप से उचित प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसने सरकार के मनमाने और डराने धमकाने वाले व्यवहार को एक अलग ही स्तर पे पहुंचाने का संकेत दिया है, ठीक है। तो यही बातें थी जो इस न्यूज में थी, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि निरंतर समस्या, अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो इसमें लगातार अभी भी बहुत से आर्टिकल थे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ उसमें कहीं ना कहीं बायस नजर आने लगता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो। तो इसी कारण बहुत से अभी डिस्कस नहीं किया जाता है। जो जो मुख्य सब्जेक्ट से जो यूपीएससी से रिलेटेड है ना उसी को ही हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा था, इसे पॉलिटी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो द हिंदू में थे, ठीक है। और जो भी अगर समस्या हो ना प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।